नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल एजुकेशन के एक बहुत बड़े वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे HI, VI और IDD का जो आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर है। इस पेपर में यूनिट 1 में जो चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर में आ सकता है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों तक, जितने भी आपके ग्रुप हैं, वहां पर एक बार वीडियो को शेयर करें। पहला टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे दिव्यांगों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता की परिभाषा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे RCI क्या है, PWD एक्ट क्या है, RPWD एक्ट क्या है और नेशनल ट्रस्ट एक्ट क्या है। उसके बाद में विकलांगता किन कारणों से होती है, रोकथाम क्या है, और देन हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी। तो इतना दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये आपका, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये आपका 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट। इन सभी की पहली बात तो फुल फॉर्म आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद में ये आपका RPWD एक्ट, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद में ये भी आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है और ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये आपका 3 नंबर में। तो यहाँ से इतने ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, जो अपना पहला टॉपिक है दिव्यांगों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। जब हम कहते हैं दिव्यांगों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो बात करते हैं हम लोग अपने प्राचीन समय की, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता था कि जो हमारे दिव्यांग थे, इनको पाषाण युग में कहते थे भैया, इनको हम पिशाच बोलेंगे। क्या बोलते थे इनको? पिशाच बोलते थे। या अगर हम बात करें, जो भी ये लोग थे, इनको ठीक करने के लिए, इनको सही करने के लिए क्या की जाती थी भैया? जादू टोना किया जाता था। क्या किया जाता था? जादू टोना किया जाता था। झाड़ फूंक की जाती थी, झाड़ फूंक की जाती थी, और खोपड़ी में चीज़ों को ठोक करके जो है वो सही किया जाता था। लेकिन जो ये जानकारी आपको अथर्ववेद से जो मिली जानकारी, अथर्ववेद से जो जानकारी आपको मिली, उस जानकारी के अनुसार इनके उपचार के लिए गर्म और ठंडे जल का प्रयोग किया जाता था। जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। वृक्षों की पत्तियां, इनका प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे हमारी संस्कृति बदलती रही और भारतीय परंपरा और संस्कृति का ऐसे अभिन्न अंग भी इन दिव्यांगों को माना गया। ऐसी घटनाएं जहां पर पहले क्या करते थे, पश्चिमी देशों में जन्म लेने के बाद में ही जब देखते थे कि बच्चा असामान्य है तो उसको मार देते थे। धीरे धीरे ये घटनाएं कम होती गईं और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो कहेंगे मौर्य काल में जो आपके कौटिल्य जी जो थे, कौटिल्य ने इन्हें क्या किया, इन्हें जो अपमानजनक शब्द बोले जा रहे हैं, जो अपमानजनक शब्द बोले जाते थे, उस पर इन्होंने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और इन्होंने क्या किया कि दिव्यांगों को गुप्तचर के रूप में इन्होंने रखा। खास करके जो हमारे मूक बधिर यानी कि HI स्टूडेंट थे, इनको केवल ये सुन सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, अपने इशारों से चीज़ों को बता सकते थे। इसलिए भैया क्या, इनको क्या रखा गया? इनको गुप्तचर के रूप में रखा गया। धीरे धीरे भैया अपना समय आगे बढ़ता गया और पुनर्वास प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें थी वो दिव्यांगों को देना शुरू कर दिया गया। अगर हम बात करें 12वीं शताब्दी की, तो कहेंगे सर 12वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय थे, इन्होंने कानून बनाया और जो भी हमारे मंदबुद्धि बच्चे यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चे जो थे, इनके जो मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति थे, इनको अलग किया गया। यानी कि ID से मेंटल इलनेस को, मानसिक रोग को यहाँ पर अलग किया गया। कहा गया कि भैया
बौद्धिक अक्षम बच्चे दूसरे हैं या व्यक्ति दूसरे हैं, और जो अपने मानसिक रोग हैं वो अपने दूसरे हैं, ये यहाँ पर कहा गया। इसके बाद में 16वीं शताब्दी की अगर हम बात कर लें, 16वीं शताब्दी में तो इन्हें कहा गया भैया बुरी आत्मा, कहा गया इन्हें क्या, बुरी आत्मा कहा गया। इन्हें 16वीं शताब्दी में मूर्ख कह के बुलाया गया, मूर्ख कह के बुलाया गया और बुरी आत्मा कहा गया। धीरे धीरे लोगों के विचार बदले और 17वीं शताब्दी में आते आते जो भी हमारे दृष्टिबाधित बच्चे, हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे और हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे, इनको प्रभावी ढंग से चीज़ों को बेहतर बनाने की बात की गई। देन अगर हम लोग बात करें अपने थोड़ा 20वीं शताब्दी में आते हैं, तो जो भी हमारे पिछड़े बालक थे इनके लिए भैया विद्यालय भी खोले गए, इनके लिए जो भी नीतियां थी वो भी बनाई गई। तो ऐसे ही आपका 1972 में 1972 में लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की जो थी उसकी स्थापना की गई। 1987 में 1987 में इन्होंने क्या किया भैया, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम यानी कि मेंटल हेल्थ एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम था वो पारित किया गया। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें 1992 की, 1992 की, तो भैया RCI की जो थी वो स्थापना की गई, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। तो ऐसे आपको देखने को मिला आपका पुराना इतिहास। अभी हम लोग इनके बारे में जानेंगे भी, RCI और आपका जो भी एक्ट हैं यहाँ पर, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। PWD क्या है, RCI क्या है, इस पर सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए अगर हम बात करें, अमृतसर में भी स्कूल खोला गया, देहरादून में भी 1903 में स्कूल खोला गया, सार्क मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड बच्चों के लिए। यहाँ पर आपको इतना ही देखने को मिलेगा, हो सकता है RCI की फुल फॉर्म पूछ दे या आपसे दिव्यांगों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपसे पूछ दे। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जो यूनिट 1.2 में बात कर रहा है अपना क्षति, अक्षमता, क्षति और आपका अक्षमता और आपका दिव्यांगता, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इस पर बात करने से पहले एक मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, उसको रट लेना, याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। फुल फॉर्म क्या है, ICIDH, ICIDH यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। ये भैया इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, इसको याद कर लेना, तैयार करना, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे MSJE, तो आप कहोगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या बोलोगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये हम लोग इसकी फुल फॉर्म बोलेंगे और बताएंगे। तो ये आपकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं आपकी क्षति की, कि भैया क्षति क्या है। क्षति क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाधिता भी बोलते हैं। क्षति को हम लोग, क्षति को दूसरी चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, बाधिता भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं भैया इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या है, तो कहेंगे इसके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में सामान्य व गंभीर रूप से बाधिता हो जाती है। ये कैसी होती है, आपकी अल्पकालीन या थोड़ी देर के लिए। हम ऐसे कह सकते हैं, कहीं पर हम जा रहे थे और हमारे में क्या लग गई, पैर में हमारे चोट लग गई, पैर में हमारे
चोट लग गई, पैर में क्या लग गई भैया, चोट लग गई। और जो ये चोट लगी उससे क्या हुआ कि हमारे शरीर का जो अंग था वो क्या हुआ, वहाँ पर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। और वही क्षतिग्रस्तता हमारी क्या कहलाती है, इम्पेयरमेंट कहलाती है, बाधिता कहलाती है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि क्षति के परिप्रेक्ष्य में कोई भी मनोसामाजिक कार्य जो कि आंशिक स्तर पर, थोड़े कम स्तर पर हमारे कार्यों को प्रभावित कर रहा होता है, इसे हम क्या कहेंगे, क्षति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्षति कहते हैं। जो हमारा प्राथमिक स्तर होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, या हम कह सकते हैं कि हमारा, जब मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया कि भैया आप कहीं पर भी जा रहे थे या कुछ भी आप घर में कर रहे थे और आपके हाथ में चोट लग गई, आपके पैर में चोट लग गई, और चोट लगने से जो अंग आपका प्राथमिक स्तर पर प्रभावित हुआ, जो प्राइमरी स्टेज है, वो आपकी क्या कहलाती है, क्षति कहलाती है। क्या कहलाएगी, क्षति कहलाएगी, जो हमारा शरीर का प्राथमिक स्तर पर हमारी चोट का लगना। लेकिन अगर यही चोट अब क्या कर रही है, हमें कार्य करने में अक्षम बना रही है। भाई पैर में चोट लगी तो क्या हुआ, हमने वहाँ पर कुछ भी बांधा, आपने पट्टी बांधी या कुछ भी बांधा, या हम मान लीजिए हमारी उंगलियों में चोट लगी तो हम अब किसी भी चीज़ को पकड़ने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब हमें कठिनाई का अनुभव हो रहा है कि हम अब कार्य को कठिनाई से कर पा रहे हैं। तो जो ये हम कार्य करने में हमारे अक्षमता दिख रही है, कार्य करने में हमें क्या हो रही है, असमर्थता मिल रही है, कार्य करने में असमर्थता जहाँ पर दिख रही है, यही आपकी क्या कहलाती है, अक्षमता कहलाती है। ये आपकी क्षति के बाद में आपका ये सेकंड स्टेज होता है, ये आपका दूसरा स्टेज होता है। कहेंगे अक्षमता के परिप्रेक्ष्य में जो बाधिता के कारण, बाधिता यानी कि आपकी क्षति, जो क्षति के कारण कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता हो, कार्य करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित कर रहा है, उसमें देरी आ रही है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्षति कहलाएगी। ये आपके लिए दूसरा स्टेज। इसके बाद में हम बात करते हैं दिव्यांगता की। हम किसकी बात करेंगे, अक्षमता के बाद में अपनी दिव्यांगता की बात करेंगे या विकलांगता की बात करेंगे। अब तो विकलांगता नहीं बोलते, अब दिव्यांगता की बात करेंगे, डिसेबिलिटी की। तो कहेंगे दिव्यांगता वह है जो अक्षमता के कारण, कोई भी व्यक्ति अक्षम था करने में कार्य को, उसके कारण किसी व्यक्ति विशेष की कार्य करने की क्षमता निश्चित हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर भैया दवाइयाँ नहीं हो पाई, या दवाइयाँ हुई भी तो उतना बेहतर अंग अपना नहीं हो पाया, या हो सकता है कि जिस पैर में चोट लगी उस पैर को हमें काटना पड़ गया। तो जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अक्षमता के अंतर्गत आ जाएंगी। कि अब भैया आप अपना लाइफ टाइम उस अंग को बेहतर नहीं कर पा रहे हो, उस अंग से कार्य करना आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, वो चीज़ें आपकी कहलाती हैं दिव्यांगता। अब इस दिव्यांगता के लिए किया क्या जाता है कि भैया अब बच्चा दिव्यांग हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर आपका आता है, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन शब्द है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्वास। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्वास। क्या कहते हैं, पुनर्वास, जिसको हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। ये पुनर्वास क्या होता है कि जो भी दिव्यांग बच्चे अपने अंग की खराबी के कारण या अपनी जो भी कौशल और योग्यता उन्होंने खो दी है, उनकी जो कौशल और योग्यता समाप्त हो गई है, जो कौशल और योग्यता उनकी समाप्त हो गई है, उस कौशल और योग्यता को पुनः, उस कौशल और योग्यता को पुनः से प्राप्त कराना। उन बच्चों को जिनकी कौशल और योग्यताएं दिव्यांगता में जो थी, दिव्यांग होने से नष्ट हो गई थी, उस कौशल और योग्यता को पुनः प्राप्त कराना।
तो ये आपका क्या कहलाता है, पुनर्वास कहलाता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई, कोई भी रोग चोट हुआ, उसके कारण आपका पैर काट दिया गया, हाथ काट दिया गया। अब क्या है, जो आर्टिफिशियल हैंड है या आर्टिफिशियल आपका लिम्ब है, उसको आपको यहाँ पर लगाया गया। तो क्या हुआ कि आपकी जो कौशल क्षमता थी, जो जिस हाथ से आप कार्य को नहीं कर पा रहे थे, वो क्या किया गया, आर्टिफिशियल लगाया गया, जिससे कि आप कार्य को करना प्रारंभ कर दिए। यही आपका क्या कहलाता है, उन कौशल क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कराना जो आपने रोग और चोट के कारण खो दिए थे। तो भैया ये आपका क्या कहलाएगा, पुनर्वास कहलाएगा, रिहैबिलिटेशन कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुनर्वास। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अपने आरसीआई की। आरसीआई क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया क्या, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय, सभी को पता होगा, भारतीय पुनर्वास परिषद, है ना, भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो भैया ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लें। भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, तो कहेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित किया गया, कब, तो कहोगे 1981 में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष जब से घोषित किया गया, तब से भारत सरकार ने पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया दिव्यांगों की ओर। और हमको पता है कि 3 दिसंबर को, क्या पता है, 3 दिसंबर को हम लोग अपना अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाते हैं हम लोग अपना 3 दिसंबर को। और कब से मनाना प्रारंभ हुआ, तो 1981 से ही मनाना प्रारंभ हुआ। तब से क्या कहा गया कि एक ऐसी संस्था या एक ऐसे परिषद का निर्माण किया जाएगा जो दिव्यांगों के हित के लिए कार्य करेगा, उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान करवाएगा। तो जो भारतीय पुनर्वास परिषद, इसको गठन करने की बात की गई, केवल गठन करने की बात की गई, ये की गई आपकी 1986 में कि भैया एक भारतीय पुनर्वास परिषद जो है उसको गठित किया जाएगा। उसके लिए कार्यक्रम बनाना, दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण नीतियों को अपनाना, पुनर्वास के लिए जो भी पंजीकरण है उसको करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, विशेष विद्यालयों को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षकों को बढ़ावा देना और संस्थाओं को मान्यता देना। ये सभी काम किसके हैं, आपके आरसीआई इन चीज़ों पर कार्य करेगी। और 1 दिसंबर 1992 को भैया अपने राष्ट्रपति के यहाँ पर हस्ताक्षर करा दिए गए, अपने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। तभी से एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन इसको भैया 22 जून 1993 से आधिकारिक सूचना जो थी वो दे दी गई कि भैया अब तुम लागू हो गए हो। तभी से इसका नाम पड़ गया भैया आरसीआई, भारतीय पुनर्वास परिषद 1992। इसका कार्य क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे, इन पर हम लोग चर्चा कर लें कि भैया आरसीआई के उद्देश्य क्या हैं। आरसीआई के उद्देश्य क्या हैं, तो आरसीआई का उद्देश्य है जो भी पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जो भी पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनको लागू कराना या उनको चालू कराना, उनको क्या कराना, उनको लागू कराना। जो भी प्रशिक्षण की नीतियां हैं उनको बेहतर करना। हाँ, जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण है, हमारे दिव्यांगों को जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हैं, इसके लिए इन्हें न्यूनतम मानक को निर्धारित करना। जो भी डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी डिग्री है, डिप्लोमा है, इस पर कार्य करना, सर्टिफिकेट प्रदान करना दिव्यांगता के क्षेत्र में। और ये सारी चीज़ें, हाँ, डिग्री डिप्लोमा चलाने के लिए जो भी कॉलेज हैं, जो भी संस्थान हैं, इनको मान्यता प्रदान करना। और इन सभी संस्थानों का क्या करना, लेखा जोखा करना, इन सभी संस्थानों का लेखा जोखा करना, हमारे दिव्यांग बच्चों का लेखा जोखा रखना, है ना। ये सारी चीज़ें देश भर के सभी दिव्यांगों का
लेखा जोखा रखना ये किसका काम है भैया? आरसीआई का कार्य है, भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्य है। भारतीय पुनर्वास परिषद, यहाँ पर आपका लगभग आपकी चीज़ें समाप्त। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपका PWD, जिसको हम लोग जानते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। डिसेबिलिटी एक्ट, और इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1995। ये आपका PWD एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। आया कब? तो भैया 1995 में। ये एक्ट आपका यहाँ पर 7 प्रकार की, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में आपको बताया गया। 1995 में 22 दिसंबर 1995 को इसको पारित किया गया और लागू। पारित करने की बात करें, इसको पारित करने की बात करें तो आप कहोगे सर 22 दिसंबर को भैया ये राज्यसभा में, और 12 दिसंबर को ये लोकसभा में यहाँ पर भैया पारित किया गया। और भैया कब? 1995 में ये हुआ। लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ भैया आपका 1996 से। और कब? 7 फरवरी 1996 से ये लागू हुआ। इसमें आपके 7 प्रकार की दिव्यांगताएं और 3% का आरक्षण, 3% का आरक्षण दिया गया दिव्यांगों को सरकारी गवर्नमेंट नौकरियों में। हम अब बात करेंगे यहाँ पर जो 14 अध्याय हैं उन पर, कि भैया 14 अध्याय जो आपके दिए गए हैं उनमें क्या क्या कहा गया। तो पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक। तो इस अध्याय में भैया आपका 7 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई। पहले आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधिता जिसको हम लोग बोलते हैं, लो विज़न यानी कि अल्प दृष्टि। उसके बाद में कुष्ठ रोग बताया गया। इसके बाद में हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता बताई गई। इसके बाद में आपका OH यानी कि आपका चलन निशक्तता बताया गया, ऑर्थोपेडली हैंडीकैप बताया गया। इसके बाद में आपका मानसिक मंदता बताया गया, मानसिक यानी कि मेंटल रिटार्डेशन आपका बताया गया। इसके बाद में मेंटल इलनेस भी बताई गई, मानसिक बीमारी भी बताई गई। तो ये 7 प्रकार की आपकी दिव्यांगताएं आपको बताई गई आपके इस एक्ट में, जो 7 प्रकार की दिव्यांगताएं। इसके बाद में दूसरा आपका था क्या था कि भैया एक केंद्र की या केंद्रीय समन्वय समिति बनेगी। केंद्रीय समन्वय समिति में क्या होगा कि ये जो है केंद्र सरकार की समन्वय समिति होगी। इसके आधार पर जो भी शक्तियां हैं दिव्यांगों को वो कैसे दी जाएं। जो भी कल्याण विभाग का जो मंत्री है यहाँ पर अध्यक्ष माना जाएगा, राज्य मंत्री को उपाध्यक्ष का दर्जा दिया जाएगा, और इसमें भैया कुल 23 सदस्य होंगे। इसके बाद में केंद्र के बाद में भैया राज्य की समन्वय समिति बनाई गई। ये पूरे भारत पर कार्य कर रही थी, ये केवल राज्यों पर कार्य कर रही थी, अलग अलग राज्यों पर। इसमें क्या था कि इसका जो मेन हेड होगा वो समाज कल्याण मंत्री होगा, है ना। दिव्यांग कल्याण मंत्री होगा, इसका कौन होगा? अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? आपका दिव्यांग कल्याण मंत्री होगा। ये आपको यहाँ पर बताया गया। और इसकी जो बैठक होगी प्रत्येक 6 महीने में इसकी बैठक होगी। इसकी बैठक प्रत्येक 6 महीने में, और केंद्रीय समन्वय समिति की बैठक आपकी प्रत्येक 3 माह में, ये कहा गया। इसके बाद में आपके शीघ्र हस्तक्षेप की बात की गई कि भैया शीघ्र हस्तक्षेप दिव्यांगों के लिए निर्धारित किया जाए, उनके लिए जो भी प्रोत्साहन है वो दिया जाए, रोकथाम की जाए, कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए, स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं को उपलब्ध कराई जाएं। जो भी
निःशक्त जन व्यक्ति हैं, इनके लिए जो भी जागरूकता अभियान है, इसको चलाया जाए। कहा गया कि भैया चाहे आप रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से आप इनको चलाइए, और जो भी साफ सफाई के कार्यक्रम हैं इसके लिए भी कार्यक्रम चलाए जाएं। कहा गया शिक्षा में, एजुकेशन में, यानी कि 5वां आपका है, तो यहाँ पर कहा गया कि जो भी 18 वर्ष तक की बच्चे हैं इनको, दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, यानी कि फ्री शिक्षा दी जाए। 18 साल के बच्चे, 6 से 18 साल के बच्चे जिन्हें विशेष शिक्षा की ज़रूरतें हैं, निजी संस्थानों में और जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण है इनको दिया जाए। रोजगार की बात की गई तो भैया कहा गया कि जो भी दृष्टिबाधित हैं, जो भी श्रवण बाधित हैं और जो भी OH यानी कि शारीरिक दिव्यांग हैं, इनको भैया क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए, और प्रत्येक सीट के हिसाब से 3% का आरक्षण दिया जाए। ये भी बहुत ज़रूरी। इसके बाद में कार्यवाही की बात की गई, सकारात्मक कार्यवाही की बात की गई, जहाँ पर कहा गया कि इनके लिए भैया जो भी यंत्र हैं उनको बनाया जाए, जो भी सहायक यंत्र हैं ना, इनको बनाया जाए, आत्मनिर्भर इनको बनाया जाए। इनके लिए भैया इन्हें ऐसे भवनों का निर्माण कराया जाए जहाँ पर ये बिल्कुल आ जा सकें, जो भी स्वतंत्रता पूर्वक परिवार में ये बैठ सकें, फ्री इनको चीज़ें मिलें, तो ये सारी चीज़ें इनको दी जाएं। तो ये आपके लिए इतना बहुत इम्पॉर्टेंट था। बाकी आपका अनुसंधान, मानव विकास की बात की गई, जो भी संस्थाएं थी इनको मान्यताएं प्राप्त कराने की बात की गई, जो भी निःशक्त व्यक्ति थे इनके लिए जो भी कानूनी चीज़ें थी वो बनाई गई। सामाजिक सुरक्षा की बात की गई कि भैया इनमें कोई भेदभाव ना किया जाए, सामाजिक सुरक्षा इनको दी जाए। और भैया कहा गया अन्य में कि भैया जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, अगर इनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, कहीं पर ये रुक रहे हैं या कोई इनको रोक रहा है, तो उन पर भैया जुर्माना भी लगाया जाए। तो ये भी सारी चीज़ें आपको PWD एक्ट में कही गई। इसका संशोधित रूप आया आपका 2016 में, जिस एक्ट को हमने जाना RPWD एक्ट के नाम से। RPWD एक्ट यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। कहा गया कि भैया अब हम दिव्यांगता की जो कह सकते हैं कि ये जो दिव्यांगता है इनको हमने बढ़ाई। अभी तक हम लोग 7 प्रकार की पढ़ रहे थे, यहाँ पर भैया प्लस 14 और कर दी गई, यानी कि 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपको बताया गया आपके RPWD एक्ट में। ये RPWD एक्ट आपका जो था लागू कब से किया गया, तो 15 जून 2017 से इसको लागू किया गया। और RPWD कब आया तो आप कहोगे सर आया आपका 2016 में। ठीक है, लागू कब से हुआ, 15 जून 2017 से। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस बार हम लोग बात करते हैं आपकी सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की, 21 प्रकार की दिव्यांगताएं, जिसमें हम लोग बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की, जिसमें हम लोग बात करते हैं कुष्ठ रोग की, जिसमें हम लोग बात करते हैं लो विज़न की, जिसमें हम लोग बात करते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, बौद्धिक अक्षमता की, जिसमें हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं, मांसपेशी दुर्विकार जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। इसके बाद में SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता की हम लोग बात करते हैं। ये याद कर लीजिएगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, हिंदी में विशिष्ट अधिगम अक्षमता। इसके बाद में हम लोग भाषा की बात करते हैं, स्पीच और लैंग्वेज की बात करते हैं। इसके बाद में हम लोग हीमोफीलिया की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग थैलेसीमिया की बात करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं थैलेसीमिया। इसके बाद में ऑटिज़म हुआ आपका। इसके बाद में आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट हुआ आपका। इसके बाद में आपका बौनापन हुआ, जिसको हम लोग डॉर्फिज्म बोलते कहते हैं। 147 सेंटीमीटर से अगर कम का व्यक्ति है तो भैया वो बौनेपन की श्रेणी में आएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, जीर्ण तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हुए, थैलेसीमिया हुआ है आपका, सिकल सेल हुआ, एसिड अटैक था इसमें जोड़ा गया। एसिड अटैक यानी कि जो लड़कियां जिनके मुंह पर कोई एसिड फेंक रहा था, जल रही थी, उससे भैया इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया।
और 4% का आरक्षण दिव्यांगों को 1% का आरक्षण और बढ़ाया गया। कहा गया कि भैया अब इस एक्ट के दौरान 4% का आरक्षण जो है वो दिव्यांगों को दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली आपके RPWD एक्ट में। इसको मैंने बहुत डिटेल में भी आपको पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इसके बाद में NTA की बात कर लें, जिसको हम लोग कहेंगे नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जहाँ पर 4 प्रकार की आपकी डिसेबिलिटीज़ थी उनके बारे में बताया गया, दिव्यांगताओं के बारे में बताया गया। 4 प्रकार की दिव्यांगता, पहली आपकी मानसिक मंदता जिसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बाद में CP यानी कि सेरेब्रल पाल्सी जिसको हम लोग प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बोलते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद में स्वलीनता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं। इसके बाद में आपका प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया और आपका स्वलीनता हो गया। इसके बाद में आपका स्वलीनता और जो भी आप इसके बाद में आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी जहाँ पर 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताएं आपको देखने को मिली, या जिसको हम लोग बोलते हैं बहुविकलांगता। तो ये भी आपको 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ जो थी वो आपको इस एक्ट में बताई गई। जो ये एक्ट था यहाँ पर आपके 9 प्रकार के या 9 इसको भागों में बांटा गया, जहाँ पर प्रारंभिक में आपकी 4 प्रकार की दिव्यांगताएं, राष्ट्रीय न्यास में न्यास क्या करेगा, जो भी फंड है वो कैसे करेगा, किस अध्यक्ष की किस सचिव की नियुक्ति की जाए, इसके बाद में न्यास के लक्ष्य क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे बात की गई। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, दिव्यांगता के कारण, दिव्यांगता के कारण कहेंगे कि भैया गर्भधारण से पूर्व, माने गर्भधारण नहीं किया उससे पूर्व क्या क्या कारण होंगे, तो कहेंगे कि भैया अगर व्यक्ति नज़दीकी रिश्ते में, नज़दीकी ब्लड रिलेशन में, नज़दीकी रिश्ते में शादी कर रहा है, तो ये भैया क्या होगा, दिव्यांगता होने के चांस बढ़ जाते हैं। माँ की उम्र अगर बहुत ज़्यादा है पिता की उम्र से, तो भी दिव्यांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य अगर माँ का खराब रह रहा है, या मादक पदार्थ यानी कि बीड़ी सिगरेट अपना धुआं उड़ाया जा रहा है, मादक बढ़िया क्या कहते हैं जो है ना, समझ जाओ बस, अब मादक पदार्थ मतलब बस है ना, सुट्टा मारना, धुआं उड़ाना है ना। इसके बाद में अगर बात करें बीड़ी पीना, पुड़िया खाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका अगर सेवन किया जा रहा है तो भी भैया दिव्यांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमें हमारे माता पिता से यानी कि अनुवांशिक हमें मिलता है कि भैया हमारे दादा के दादा जो थे वो दृष्टिबाधित थे, इसलिए भैया क्या हुआ कि बच्चा जो हमारा जन्म लिया वो भी दृष्टिबाधित हुआ। तो ये सारे कारण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में गर्भावस्था के समय, अब माँ ने क्या किया, गर्भ धारण कर लिया। गर्भावस्था के समय यानी कि जब से गर्भ धारण किया तब से 9 माह 10 दिन का जो समय होता है उसके बीच में, 9 महीने 10 दिन का जो समय होता है उसके बीच का समय, अगर माँ को बार बार उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है ना, और अगर रक्तचाप जिसको हम लोग, इसके बाद में अगर हम लोग डायबिटीज़ ज़्यादा है, मधुमेह ज़्यादा है, रक्त की कमी है, माँ में रक्त की कमी है, तो ये सारी चीज़ें बार बार डॉक्टर के पास जा रही हैं, बार बार क्या है भैया एक्सरा करवा रही हैं, फिर बच्चा गर्भ में है फिर भी भैया वो मदिरा पी रही हैं, धूम्रपान कर रही हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, पोषण की कमी
भी आपका गर्भावस्था के समय। इसके बाद भी गर्भावस्था के, या हम कह सकते हैं जन्म के समय। अब बच्चा क्या है, हॉस्पिटल में है या घर पर है, तो जन्म के समय क्या क्या कारण होते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी होना, अत्यधिक खून की कमी होना, बच्चे में कुपोषण होना, बच्चा कुपोषित है तब भी, बहुत ज़्यादा माँ का खून बह जाना, माँ का बेहोश हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जन्म के समय का कारण होती हैं। बच्चा समय से ना रोया, अगर मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया और तुरंत नहीं रोया तो भी हो सकता है। जो भी गंदगी थी वो बच्चे के पेट में चली गई, उससे भी हो सकता है। जन्म के बाद की बात करते हैं कि भैया अब जन्म हो गया, सबसे पहले जन्म के बाद क्या किया जाता है, बच्चे को टीका लगाया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। अगर ये समय से नहीं हुआ तो भैया हो जाएगा। बार बार बच्चे को मिर्गी आ रही है, बार बार बच्चा गिर रहा है, तब हो सकता है। बच्चा कुपोषित है तब हो सकता है। समय से टीके नहीं लगे तब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं आपके जन्म के गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के यानी कि जन्म से समय। इसमें क्या है भैया, निकट संबंध में शादी नहीं करनी है अगर आपको बचाना है रोकथाम में। सुरक्षित गर्भावस्था, पौष्टिक आहार लेना है, जो भी गर्भावस्था है उसकी नियमित जांच करानी है, बार बार एक्सरे और जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं करानी है। माँ की आयु पर भी ध्यान रखना है और सुरक्षित प्रसव पर भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके रोकथाम में आ जाएंगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपना, बहुत ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में आपसे पूछा गया है, आपके पेपर में आपसे ये बहुत बार पूछा गया है। पूछा क्या गया है भैया कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है। क्रॉस डिसेबिलिटी, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी का अर्थ दिव्यांगता, या हम कह सकते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं इनकी बाधाओं को दूर करना। जिन दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की देखभाल, परिवहन, यहाँ पर भागीदारी नहीं मिल रही है, तो इन सभी बच्चों को भागीदारी करवाना। यानी कि दिव्यांग लोगों को, दिव्यांग बच्चों को उनके समान लक्ष्य साझा करते हुए बिना भेदभाव के उन्हें सेवाएं और उन्हें जो अवसर हैं उनको प्राप्त कराना। इसके लिए जो भी इनमें हस्तक्षेप की सेवाएं हैं उनको देना, जो भी बाधाएं हैं उनको दूर कराना, समावेशन देना, सार्वभौमिक डिज़ाइन देना, ये सारी चीज़ें आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर समानता और भेदभाव को जो है कम किया जाता है, दूर किया जाता है। ये आपका क्रॉस डिसेबिलिटी। क्रॉस डिसेबिलिटी में उन सभी लोगों को शामिल किया जाएगा जो दिव्यांगता के लेवल में आ रहे हैं और उनके लिए जो भी सेवाएं हैं उसको प्रदान किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगी। उनका समावेशन किया जाएगा, उनकी लीडरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, जो शब्दावली है उसको बेहतर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से बिना समय गंवाए हुए आपका एक यूनिट जो था वो समाप्त हुआ। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, बीच में बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अपने भारत का एकमात्र ऐसा चैनल जिसको आप लोगों ने नंबर 1 बनाया है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।